हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको पढ़ा रही थी इतिहास। तो इतिहास में जो है हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस दूसरे चैप्टर के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो इस चैप्टर में बच्चों हमको पढ़ना है सविनय अवज्ञा की ओर। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसका मतलब है कि हम विनय पूर्वक, विनय के साथ आपकी आज्ञा का, अवज्ञा मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, तो हम विनय के साथ आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। किसकी? अंग्रेजों की। तो गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और उन्होंने कहा था, पूरे देशवासियों से आह्वान किया था कि हम जो है इनकी किसी भी चीज में, इसके पहले तो असहयोग आंदोलन चलाया था कि किसी चीज में सहयोग नहीं करेंगे। अब क्या था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि आपके कानून को भी नहीं मानेंगे, हम आपके कानून का भी उल्लंघन करेंगे, यानी आपकी आज्ञा का भी अवज्ञा करेंगे। तो इसमें हमको पढ़ना है, पहला हमारा टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा की ओर। तो गांधी जी ने जो नमक यात्रा की थी, दांडी पहुंच करके नमक कानून बनाया था, नमक वहां बना करके जो है नमक कानून को तोड़ा था और इसी के साथ इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा पॉइंट हमारा है लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, मतलब इस आंदोलन को लोगों ने किस प्रकार से लिया और कितना सहयोग मिला गांधी जी को, ये सारी चीजें हम इस दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। तीसरा है सविनय अवज्ञा की सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, मतलब कि ये किन किन क्षेत्रों में कैसे 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 ये चला, कितनी अड़चने आई, रुकावटें आई और कहाँ तक ये सक्सेस हुआ, कहाँ जो है ये अनसक्सेस रहा। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम आपको एक जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख करके इसको हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। हेलो बच्चों, इतिहास के डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इतिहास में बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद। तो उसका जो है आज हम पार्ट पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। तो आज मैं बच्चों समझाऊंगी सविनय अवज्ञा की ओर। तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या, फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। क्यों किया? क्योंकि 1922 में ही गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर जब शांतिपुर जुलूस पे ये थाने पुलिस वालों ने हमला किया, तो लोग जाकर के क्या किए, उस जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर जो थाना था वहाँ पर जो है उन्होंने उस पर आपस में टकराव हुआ और थाने में आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए, जिस चीज़ से गांधी जी बहुत दुखी थे। तो गांधी जी को लगता था कि यह आंदोलन हमारा धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने दुखी होकर यह आंदोलन अपना वापस लेने का फैसला किया। अब आगे बच्चों, कांग्रेस के कुछ नेता प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। कांग्रेस जो पार्टी थी उस समय, उसके कुछ लोग जो है इस प्रांतीय परिषदीय चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जब तक हम परिषदीय में हिस्सेदारी नहीं रहेंगे, जब तक हम उस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक हम अपनी बात को नहीं कह सकते, अपना विरोध नहीं जता सकते और यह नहीं समझा सकते कि परिषदीय जो है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए जो है कांग्रेस के कुछ लोग जो है, उस खेमे के कुछ लोग चाहते थे कि इस परिषदीय प्रांतीय चुनाव में हम हिस्सा लें, जिसमें मेन नाम था ये जवाहरलाल नेहरू का। फिर नेहरू जी तथा सुभाष चंद्र बोस उग्र जन आंदोलन करने के और पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। नेहरू जी भी चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस भी। ये एक इनका उग्र खेमा था। कांग्रेस का मतलब ये लोग जो थे ये उग्र और तेज तर्रार थे, ये ऐसा खेमा था। ये चाहते थे कि पूरी तरह से लोग जो है जन आंदोलन करें और पूर्ण स्वतंत्रता हमको चाहिए। इसी समय बच्चों दो महत्वपूर्ण कारकों ने पूरे राजनीति को ही उथल पुथल करके रख दिया। भारतीय राजनीति की व्यवस्था ही बदल दी। अब ये दो कारण कौन से थे? पहला था हमारा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी उस समय फैला, उसका असर भारत पे भी आया। 1926 में जो है धीरे धीरे ये हुआ कि किसान परेशान होने लगे। 1926 से 1930 आते आते किसान जो है
उनका निर्यात कम हो गया फसलों का, जो आर्थिक मंदी आई तो फसलों का निर्यात कम हो गया, उनको पूरे उनके दाम नहीं मिलते थे। अब यहाँ तक लगान चुकाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तो ये जो है मेन कारण था आर्थिक मंदी के टाइम पे, तो ये जो है इससे परेशान थे किसान। फिर दूसरा कारण था उसी समय साइमन कमीशन का भारत आना। तो अंग्रेज क्या किए कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की जो है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, उस व्यवस्था की निगरानी करने के लिए एक साइमन कमीशन नामक आयोग गठित किया, और उसको जो है वो यहाँ भारत आने वाला था कि भारत आकर के साइमन कमीशन जो है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की जो है परख करेगा, उसकी पड़ताल करेगा। तो इसी समय बच्चों हुआ क्या कि जो है जब ये साइमन कमीशन की बात आई तो इसका लोगों ने विरोध किया। विरोध क्यों किया कि इस जो साइमन कमीशन में जितने लोग थे उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो एक भी भारतीय नहीं था, ये गलत था। तो आप भारत के संघीय शासन का कैसे आप जो है उसके आकलन करेंगे, कैसे संघीय व्यवस्था का आकलन करेंगे? तो इसलिए लोगों ने विरोध किया, और हुआ क्या कि जो है 1928 में इस साइमन कमीशन का जो विरोध किया, और साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा लगाया लोगों ने। और इस आंदोलन में पूरे भारत के लोग बहुत तेजी से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। फिर 1929 में लॉर्ड इरविन ने, जो लॉर्ड इरविन थे उनके जो वाइसरॉय थे, उन्होंने 1929 में यह डिक्लेयर किया कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाए। सम्मेलन था, इसमें लॉर्ड इरविन ने इसकी सीमा रेखा, समय सीमा नहीं बताई कि कब होगा। तो इससे जो है कांग्रेस के लोग, जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके जो है समर्थक लोग जो है वो नाराज थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो इसके बाद जब जो है 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इसके पहले जो है जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारी बातों को मानना चाहिए। तो इस पे जो है इस विरोध को शांत कराने के लिए लॉर्ड इरविन ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया, उसका ऐलान किया कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा। लेकिन उन्होंने इसकी समय रेखा नहीं बताई। जब समय रेखा नहीं बताई तो कांग्रेस के लोग नाराज हो गए और इसका विरोध करने लगे। तो कांग्रेस के तेज तर्रार जो खेमे के लोग थे, उन्होंने इसकी पूरी तरह से इसका विरोध किया। तो ये जो था गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया, और इसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो बच्चों जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ तो यहाँ पे आम सहमति बन गई लोगों की कि जो है पूर्ण स्वराज की बात की जाएगी। तो 1930 के 26 जनवरी के दिन को ये चुना गया कि इस दिन से हम पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया जाएगा और हम पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे। तो बच्चों ये हमने पहले भी आपको नागरिक शास्त्र में बताया था कि पूर्ण स्वराज की बात जब आई तो इसीलिए हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, उसको रोक के रखा गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्योंकि ये जो 26 जनवरी का दिन था, इस दिन सन 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग को जो है वहाँ जाके रावी नदी के तट पे झंडा गाड़ के लोगों ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी कि अब हम अपने देश को पूरी तरह से स्वतंत्र कराकर ही मानेंगे। तो इसके बाद बच्चों अगला हमारा टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें हम पढ़ेंगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया, उनको लगा कि नमक एक शक्तिशाली हथियार है। तो उन्होंने इरविन को जो है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने 11 सूत्री मांगों की डिमांड की। 11 मांग उनकी थी जो कि उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक के लोगों के लिए जुड़ा हुआ था, जिसमें लगान में माफ़ी की बात भी की गई थी। तो इस तरह के उन्होंने खत लिखा और इसके लिए उन्होंने एक तरह से यह खत उनकी जो है गांधी जी का यह खत जो है एक तरह से इरविन को चेतावनी था, अल्टीमेटम दिया था उन्होंने कि उनकी इस मांग को माना जाए, नहीं तो वे जो है आंदोलन अपना नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो इस आंदोलन का जो है गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को जो है इरविन को खत लिखा था। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नमक एक ऐसी चीज़ है, इनको गांधी जी ने ये अपना लगाया कि नमक एक शक्तिशाली हथियार उनका है। नमक ऐसी चीज़ है जिसे अमीर से लेकर गरीब तक सभी लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस नमक पे जो है हुआ क्या था कि ये अंग्रेजों ने इस नमक को बनाने पे अपना जो है अधिकार रखा था और रोक लगा दी थी। भारतीयों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी और नमक के दाम बढ़ा दिए थे।
जिसका गांधी जी ने विरोध किया कि ये नमक अमीर से गरीब तक सबको जो है सबके ज़रूरत की चीज़ है। तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी इस मांग को नहीं माना गया तो हम जो है आंदोलन करेंगे। तो वही आंदोलन, इनका अगला आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो है गांधी जी ने क्या किया कि अपने जो है इस पत्र में जो है अल्टीमेटम दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की चेतावनी दी थी कि हम करेंगे। तो जो है 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी नामक जगह पर नमक कानून तोड़ा। क्या किया गांधी जी ने? इस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने 78 जो है विश्वसनीय वॉलेंटियरों, जो उनके विश्वसनीय सूत्र थे, उन वॉलेंटियरों को लेकर के गांधी जी ने अपनी एक नमक यात्रा प्रारंभ की। वो नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? साबरमती के आश्रम से चल करके गुजरात का एक तट था जहाँ पे जाकर के दांडी नामक स्थान पर जाकर के इनकी यात्रा समाप्त होनी थी। गांधी जी वहाँ से यात्रा शुरू की साबरमती आश्रम से। रोज 24 मील चलते थे, सॉरी बच्चों, रोज 10 मील चलते थे और इस तरह से 24 दिन में ये जो है दांडी नामक स्थान पर पहुँच गए। और बीच में गांधी जी जहाँ भी रुकते वहाँ पे लोगों को आह्वान करते, लोग बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते और उन्हें ये समझाते कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से पूरी तरह से भिन्न है। इसमें असहयोग आंदोलन से अलग हमें जो है ब्रिटिश सरकार के किसी भी कानून को नहीं मानना है। हम असहयोग करेंगे, उनके हर काम में सहयोग, किसी भी काम में उनके सहयोग नहीं करेंगे। दूसरा, हम उनके किसी भी कानून को नहीं मानेंगे और उनके बनाए कानून को आपका अवज्ञा करेंगे। तो गांधी जी ने इस तरह 6 अप्रैल में 1930 को दांडी नामक जगह पर पहुंचकर इन्होंने क्या किया? अपना जो है नमक कानून तोड़ा। फिर इसके बाद इससे जो है औपनिवेशिक सरकार जो है परेशान हो गई। अंग्रेज सरकार, उसने देखा कि हर कोई गांधी जी के इस आंदोलन में गांधी जी के पूरी तरह से साथ था, जिससे औपनिवेशिक सरकार परेशान हो गई। तो क्या किया? कांग्रेसियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में 1930 में गांधी जी के सहयोगी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं बच्चों, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद और भी लोगों को गिरफ्तार करना जो है कांग्रेस शुरू कर दी, जिससे जो है 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ। गांधी जी नाराज हो गए। गांधी जी ने क्या किया? पहला जो है जो गांधी इरविन जो है ये इरविन ने जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया था, पहले वाले का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था पूरी तरह से। दूसरे में जब दोनों के बीच सहमति हुई, ये बोले ठीक है आपकी बात मानी जाएगी, तो गांधी जी ने इस पत्र पे जो है हस्ताक्षर कर दिए। और इस क्रम में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी लंदन गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि यहाँ वो अंग्रेज बात मानने वाले नहीं हैं और उनकी ये वार्ता बीच में ही टूट गई और गांधी जी वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर दमनकारी चक्र चल रहा है। अंग्रेजों ने पूरी तरह से दमन करना शुरू कर दिया। जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन था उसमें हजारों स्त्री पुरुष बच्चों को गिरफ्तार किया, जेल में भेजा, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। तो इस सब से गांधी जी बहुत परेशान हुए, दुखी हुए। और गांधी जी फिर जो है जब वो लौट के आए तो देखा कि इन्होंने जो नहीं माना, तो इन्होंने दोबारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लेकिन 1934 आते आते जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी गति धीमी पड़ गई, जिसके बारे में बच्चों अभी हम बताएंगे आपको। तो लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, इस टॉपिक में हम आपको समझाएंगे इसके बारे में कि कैसे इस आंदोलन को लोगों ने लिया और इसका क्या असर हुआ, क्यों 1934 आते आते इसकी गति धीमी पड़ गई। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। तो जो सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको लोगों ने कैसे लिया। सामाजिक समूह कौन कौन से थे जो इस आंदोलन में हिस्सा लेते थे, उनके आदर्श क्या थे, आंदोलन में हिस्सा लेने का कारण क्या था, क्यों लेते थे, और इस स्वराज का मायने क्या था उनके लिए। तो इसको हम समझेंगे। तो पहला, गांव के संपन्न किसान जो आंदोलन में सक्रिय थे। उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के जो पटेदार किसान थे, ये इस तरह के आंदोलन में सक्रिय थे। क्यों सक्रिय थे? क्योंकि जो है जब ये विश्वव्यापी मंदी आई, तो मंदी आने से उनका जो है निर्यात कम हो गया और इसके बाद धीरे धीरे उनको ये उनकी हालत हो गई कि उनको लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया। तो इसलिए वो नाराज़ थे। तो वो जो है वो भी चाहते थे कि इस तरह के आंदोलन में हिस्सा लें। तो वो सारे बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। और इसके लिए वो चाहते थे जो अनिच्छुक उनके जो सदस्य थे उसका उन्होंने बहिष्कार भी किया और गांधी जी के इस आंदोलन में पूरा सहयोग दिया।
इसमें जो है इन्होंने इनकी मांग थी कि जो सरकार है वो लगान पूरी तरह से माफ़ कर दे। और इसके बाद 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ पूर्ण स्वराज का, तो उसमें जो है पूर्ण सहयोग नहीं मिला। इसका ये कारण था कि जब 1931 में इस आंदोलन को वापस लिया गया तो वो बिना किसी निष्कर्ष नहीं निकला, लगान कम नहीं किया गया, लगान बंद नहीं किया गया, लगान को माफ़ नहीं किया गया। उसके बाद भी इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, तो जिससे ये संपन्न किसान जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे ये नाराज़ हो गए और अगली बार इन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ जो छोटे किसान थे वो हिस्सा लेने को तैयार थे, लेकिन उनको केवल वो लगान में कमी नहीं चाहते थे, वो क्या था कि जमींदारों के पट्टे पर ज़मीन लेकर के वो कृषि करते थे। तो वो चाहते थे कि जो ज़मीन का किराया उनको जमींदारों को देना है उसको भी माफ़ कर दिया जाए, यानी लगान भी माफ़ कर दिया जाए और उसको भी माफ़ कर दिया जाए। तो इसलिए वो जो है उस इनका सहयोग दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि इधर जो है ये अंग्रेज जो है ये कांग्रेस क्या चाहती थी कि जो है अगर ये छोटे किसानों की बात मानेंगे, अगर इसमें जो है जो पट्टे की ज़मीन है इसका किराया माफ़ करा देंगे तो बड़े किसान जो ज़मीन पट्टे पे दे रहे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा हिचकिचाते थे। और जो है इसी बीच में क्या हुआ, गरीब किसानों तो कांग्रेस के बीच में जो है ये पूरी जो है उनके संबंध अनिश्चित हो गए, संबंध जो है उनके बिगड़ गए, क्योंकि कांग्रेस थोड़ी हिचकिचाती थी कि जो है लगान माफ़ी के संग जो है भूमि का जो किराया देना है उसको भी माफ़ करा दे तो बड़े किसान नाराज़ हो जाएंगे। तो ये समस्या आई बीच में। फिर 1920 में ये बड़े व्यवसायी वर्ग जो है आयात में जब कमी हुई तो इससे ये जो है ये चाहते थे कि आयात में कमी हो, इनका निर्यात बढ़े। तो आयात में कमी के लिए ये जो है प्रयास कर रहे थे। और इस जो है इसके जो है फिर इसके बाद ये 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, तो कांग्रेस ने क्या किया कि इसके बाद दो तरह के जो है संगठन इन्होंने इसका गठन किया। तो पहला क्या था, 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, पहला इनका संगठन ये था। दूसरा 1927 में इन्होंने भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की कहते हैं, FICCI का गठन किया इन्होंने। तो इससे जो क्या हुआ, उद्योगपतियों के कांग्रेस के पास आ जाने से, इसका गठन होने से कांग्रेस और उद्योगपतियों के बीच में थोड़ा सा रिश्ता अच्छा हुआ, जिससे जो है मजदूर दूर होने लगे। अब गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूर भाग लेना नहीं चाहते थे। इसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने गांधी जी ने जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो केवल जो है नागपुर के किसानों ने ही मदद किया, उसके बाद कोई भी उनका मदद करने मतलब इस आंदोलन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी नाराजगी थी, उनकी बात नहीं मानी गई। बिना बात माने आंदोलन वापस ले लिया गया। जब दोबारा शुरू किया तो ये खुश नहीं थे। फिर 1930 में रेलवे, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल और इसी समय पर नागपुर के टिन के खानों के मजदूरों ने हड़ताल की और ये चाहते थे कि इस तरह से इनको लगान में भी छूट मिले और जो मजदूर संघ किसानों के साथ भी जुड़े हुए थे कि इनको ये छूट दी जाए। लेकिन जो है इस सिविल नाफरमानी में इसके बाद इस सिविल नाफरमानी की जो है एक तरह से इसको भी सफलता नहीं मिली। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद व्यावसायिक जो है संगठनों का जो है जो ये लोग थे इनका उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ गया। आगे है ये औरतों ने भी विशेषकर शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। तो गांधी जी के इस आंदोलन में औरतें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। शहरी क्षेत्र के विशेषकर उच्च जाति की औरतें और ग्रामीण क्षेत्र के जो संपन्न किसानों की औरतें थी वे इस आंदोलन में हिस्सा लेती थी, जुलूस में भाग लेती थी और हर तरह से पूरा सहयोग कर रही थी। लेकिन क्या था कि हमारे देश की जो सामाजिक दशा है, जो बनावट है, उसमें गांधी जी का था कि औरतों का काम ठीक है, उनको करना चाहिए, आंदोलन में हिस्सा ले रही बढ़ चढ़ के ठीक है, लेकिन उनका मुख्य काम जो है घर संभालना, चूल्हा चौका करना ही था। इसीलिए कांग्रेस ने कभी भी कोई एक ओहदा जो है औरतों को अपने इस आंदोलन में नहीं दिया। तो बच्चों ये पूरा था, ये लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसकी सीमाएं क्या क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सभी सामाजिक समूह स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। मतलब कि जो भी सामाजिक समूह भारत में थे उसमें हर कोई जो इस अवधारणा से प्रभावित नहीं था।
तो क्या हुआ, एक ऐसा वर्ग था जो इस आंदोलन में हिस्सा लेने से हिचकिचाता था, वो वर्ग था दलित वर्ग। जो दलित वर्ग थे ये जो है 1930 के बाद खुद को जो है दलित वर्ग और पीड़ित वर्ग कहे जाने लगे। ये इसमें हिस्सा नहीं लेते थे क्योंकि समाज उस समय ऐसा था कि उनको बिल्कुल अछूत एक तरह से मान लिया गया था। और कांग्रेस का क्या था कि कांग्रेस इनको अपने साथ लाने में हिचकिचाती थी क्योंकि जो बड़े हिंदू सनातनपंथी जो लोग हैं उनसे डरती थी कांग्रेस, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दूरी थी, छुआछूत की भावना इतना ज़्यादा था, जिसको अस्पृश्यता कहते हैं, वो इतना ज़्यादा समाज में फैला था। तो ऐसे में कांग्रेस इनको साथ नहीं लाने में थोड़ा सा उनके लिए काम करने में डरती थी। तब गांधी जी ने इनको आगे लेकर के आने का प्रयास किया। तो गांधी जी ने क्या किया, इस अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही। गांधी जी का कहना था जब तक पूरे देश के लोग एक होकर नहीं लड़ेंगे तब तक हम स्वराज्य को नहीं प्राप्त कर सकते। उन्होंने मंदिरों में और जो सार्वजनिक स्थल है, जलकूप जहाँ जल पानी पीने का है, कुओं पे, मंदिरों में, विद्यालय में, या ऐसा सार्वजनिक स्थान जहाँ इनका जाना वर्जित था, वहाँ उनके लिए स्थान बनाने के लिए इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और इस सत्याग्रह में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे में 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना किसने की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि खुद एक दलित थे, उन्होंने इस जो है एसोसिएशन की दलित यानी जो डिप्रेस्ड, जो दबाए गए हैं, ऐसे वर्ग के जो है लोगों के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की और इसमें जो है समाज के तबके के उन छोटे वर्गों को ऊपर लाने का प्रयास किया, उनको शिक्षा में आरक्षण देने के बाद प्रयास किया। और उनका कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि इनके लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे में जो है 1932 में पूना पैक्ट जो है में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया। तो हुआ क्या कि ऐसे में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में मतभेद हो गया। जब ये चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो, तो गांधी जी का कहना था कि अगर ऐसा किया गया तो वो समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे, वो फिर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और गांधी जी पूरे समाज को एक करना चाहते थे, सबको एक जैसा मानना चाहते थे। इसमें दोनों में जो है मतभेद हो गया। उसी समय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने क्या किया, अंबेडकर की इस बात को मान लिया। इस पर गांधी जी नाराज और आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर जो है अंबेडकर ने किसी तरह से उनको मनाया और अंबेडकर फिर जो है इनकी बात, गांधी जी की बात मानने को राजी हो गए। तब ऐसे में अंबेडकर ने 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। उसमें ये कहा गया कि अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन केंद्रीय परिषदों में उनके लिए एक अलग मतलब स्पेशल सीट जो है उनके लिए आरक्षित की जाएगी। ये जो है जो दलित वर्ग है उनके लिए वो निर्वाचन अलग से क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, लेकिन जितनी सीटें हैं उनके लिए सीट आरक्षित कर दी जाएगी और निर्वाचन सामान्य क्षेत्र में ही होगा। फिर 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के संपर्क में आई। अब ये शुरू होता है हिंदू मुसलमानों के बीच में जो कड़वाहट आती है वो शुरू हो जाता है। कांग्रेस का क्या था, हिंदू महासंगठन जो हिंदू महासभा सम्मेलन होता है, इन सब के उसमें संपर्क में आने से कांग्रेस को मालूम था कि ये बहुल क्षेत्र है, ये जनसंख्या बहुल क्षेत्र, जनबहुल क्षेत्र जो है इनको बना के रखना है। तो इससे क्या हुआ, मुसलमान जो है कटने लगे। तो मुसलमान क्योंकि जो भी जुलूस होता था, जो भी आंदोलन होता था, जो कुछ होता था, उसमें उनको लगता था कि उनकी हिस्सेदारी कम है, तो इसमें दोनों में जो है थोड़ा सा दूरियां। तो बच्चों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस जो है एकता जो है दोनों के बीच में एकता का प्रयास कर रही थी। 1927 में लगा कि दोनों के बीच में एकता हो जाएगी। तो लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो अपने जो है ये परिषदीय चुनाव में, विधायी परिषदीय चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व की बात पर अड़ी हुई थी। उसी समय मुसलमानों के एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें मिल जाए, मतलब उनको आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो पंजाब और तो बंगाल में इनके आबादी के अनुपात में इनको प्रतिनिधित्व मिल जाए, तो ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग कर रहे हैं उसको छोड़ने को तैयार है। लेकिन इसी समय 1928 में एक जो है सर्वदलीय हिंदू महासभा सम्मेलन हो रहा था, जिसमें M.R. जयकर ने इस चीज़ की खुलकर निंदा की। तो जो दोनों के बीच में जो एक समाधान की जो संभावना थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई।
तो ये हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरियां आई। तो ये बच्चों पूरा था सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी, कहाँ कहाँ वो जो है रोक लग जाता था, कहाँ कहाँ उस आंदोलन में अड़चन पैदा होती थी। तो आज बस इतना ही बच्चों, फिर आगे का जो सामूहिक अपनेपन के भाव वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो बच्चों इस चैप्टर को समझने के बाद अब हम अगला जो है हमारा टॉपिक है वो सामूहिक अपनेपन का भाव। मतलब भारत में जो है लोगों को चित्रों, कहानियों, कविताओं और जो है गीतों के माध्यम से देशभक्ति की भावना भरने का प्रयास किया गया, लोगों को सामूहिक रूप से बांधने का प्रयास किया गया, जो अपनेपन का भाव था वो लोगों के अंदर लाने का प्रयास किया गया। तो ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस बच्चों इतना ही। थैंक यू।